नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान आशीष में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे शब्द के बारे में, शब्दों के वर्गीकरण के बारे में। शब्द क्या है देखेंगे। शब्द यानी शब्दों का वर्गीकरण। शब्द क्या होता है तो पहले हम इसे जानें। देखेंगे, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे ये शब्द है, देखिए मैं ले रहा हूं शब्द को, दो या दो से अधिक वर्ण। जैसे एक शब्द मैंने लिया कमल, यह सार्थक रूप में यह एक पुष्प का घोतक होता है। लेकिन अगर हम इनको सार्थक क्रम में न लें, जैसे मलक, तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थात शब्द की परिभाषा होती दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से शब्द का निर्माण होता है। तो आज हम जानेंगे शब्द क्या है, शब्द को कितने भागों में बांटेंगे, शब्दों का वर्गीकरण जानेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आपसे शब्द के वर्गीकरण के अंतर्गत। तो देखिएगा, शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहली चर्चा हमारी होगी आपसे। तो देखिएगा, शब्द को अगर आप बांटेंगे तो शब्द के दो भाग होंगे। एक भाग को आप कहेंगे सार्थक, सार्थक, और एक भाग होगा आपका निरर्थक, निरर्थक। तो प्यारे बच्चों, जाने सार्थक क्या होता है, निरर्थक क्या होता है। तो सार्थक वो होता है जिनका कोई अर्थ हो, निरर्थक वो होता है जिनका कोई अर्थ ना हो। अर्थात जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं तो उसके साथ निरर्थक शब्द भी लगा लेते हैं। जैसे आप कहते हैं कि किसी भी शब्द को, जैसे कहते हैं पेन वन लाओ, पेन तो शब्द है लेकिन वन क्या होता है। जैसे कि पंखा वंखा चला दो, तो पंखा तो शब्द है, पंखा क्या होता है, तो ये निरर्थक होता है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं होता है। और ये सार्थक होता है। तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण जो किया जाएगा, वो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार से करते हैं। कुल 5 प्रकार दे देंगे, मुख्य रूप से 4 प्रकार होंगे। कुल 5 प्रकार दे देंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण सिर्फ 4 प्रकार से किया जाता है, लेकिन कुल की बातें आए, शब्द के भेद की बात आए तो 5 भाग कर लेंगे। तो देखें, सबसे पहले आएगा उत्पत्ति, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास, इतिहास के आधार पर शब्द के भेद, यह पहला भेद होगा। दूसरा होगा रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, के आधार पर शब्द का भेद। तीसरा जो होगा आपका रूप प्रयोग व्याकरण, रूप प्रयोग या व्याकरण के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, के आधार पर शब्द का भेद, के आधार पर शब्द का भेद। अगला होगा अर्थ के आधार पर शब्द का भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, शब्द भेद। यहां देखेंगे जो अन्य भेद के अंतर्गत आएगा वो शब्द की शक्ति के आधार पर भेद होता है। तो शब्द शक्ति के आधार पर शब्द के भेद, शब्द शक्ति के आधार पर, के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर होगा आपका, ये व्याकरण के पोर्शन को संभवतः ये 85% संभवतः कवर कर लेता है। अभी आप देखेंगे कि पूरा व्याकरण जो है इसी से रिलेटेड होता है।
तो देखेंगे उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इनके अंतर्गत होता है आपका पहला तत्सम होता है, दूसरा होता है आपका तद्भव, तीसरा होता है आपका देशज, और चौथा होता है आपका विदेशज, और पांचवा होता है आपका संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा, आपसे पूछे कि उत्पत्ति, स्रोत के या इतिहास के आधार पर शब्द के कुल कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। अब इन सभी की व्याख्या मैं करता हूं आपके समक्ष। ये देखिए, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका रूढ़ शब्द, और एक होता है आपका यौगिक शब्द, और एक होता है आपका योग ऋणी शब्द। एक होता है आपका योग ऋण शब्द। तो देखेंगे तीसरा जो भेद है इसका, रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो उन्हें भी जाने। तो वो 2 भेद कौन से होंगे? एक भेद होगा आपका विकारी शब्द, एक भेद होगा आपका अविकारी शब्द। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, इसके भी बंटवारे अगर आप करें तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यहां पर देखेंगे आप अविकारी शब्द, अविकारी अर्थात जिसका परिवर्तन न हो, अविकारी शब्दों को आप अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। तो अविकारी शब्द कितने होते हैं? मुख्यतः 4 ये भी होते हैं, कुल 5। तो मुख्यतः 4 कौन कौन से हैं, तो देखिएगा, पहला है आपका क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है आपका संबंध बोधक अव्यय, और तीसरा जो आपका है वो समुच्चय बोधक अव्यय, और एक चौथा आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, और ये 5वां जो अन्य भेद के अंतर्गत आता है, इसे आप कहते हैं निपात अव्यय। क्या कहेंगे? निपात अव्यय। देखेंगे प्यारे बच्चों, यहां विकारी शब्द के अंतर्गत 4 भेद होंगे, अविकारी के अंदर मुख्य 4 और कुल 5 भेद माने गए हैं। अब आते हैं अगले भेद के अंतर्गत, अर्थ के आधार पर कुल 5 भेद होंगे। कौन कौन से, इनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। 5 भेद कौन कौन से होंगे? तो यह पहला भेद होगा आपका एकार्थक शब्द, दूसरा भेद होगा आपका अनेकार्थक शब्द, या इसको ही अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। तीसरा भेद आपका है विपरीतार्थक या विपरीतार्थक, या इसे कह सकते हैं विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द, या इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द भी कहते हैं इसको, विलोम शब्द। और ये चौथा भेद आपका होता है
पर्यायवाची शब्द, या इसको कहते हैं इसको आप रख लगते हैं पर्यायवाची शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द, या इसको कहते हैं समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द, समानार्थी या समानार्थक शब्द। और ये पांचवा भेद होता है आपका समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा, शब्द शक्ति के आधार पर तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? तो एक भेद आपका होता है वाचक, वाचक शब्द शक्ति का नाम अविधावी है, अविधावी कहते हैं इसको। एक होता है लक्षणा या लक्षक कहते हैं, लक्षणा को लक्षक कहते हैं। एक होता है आपका व्यंजना, व्यंजना या इसे व्यंजना शब्द शक्ति व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। तो इन सभी बातों की चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। सबके उदाहरण देकर के चर्चा हम कर देंगे। तो देखिएगा, सार्थक शब्दों के मुख्यतः 4 भेद हुए, कुल 5 भेद हुए। तो यहां पर देखेंगे इसके कितने भेद हुए? 3 भेद हुए। देखिएगा यहाँ पे जो आपका स्रोत यानी आपके शब्द का कोई स्रोत तो रहा होगा, इतिहास तो होगा। अर्थात इतिहास क्या है कि हमारे शब्द कहां से आए हैं? संस्कृत भाषा से आए हैं। हिंदी का विकास क्रम में देखेंगे तो हिंदी के विकास क्रम में सबसे पहले संस्कृत होती है। संस्कृत, संस्कृत से क्या आता है? पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट, और अवहट्ट को ही क्या कहते हैं? प्राचीन हिंदी कहते हैं। और फिर आती है आपकी आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी आती है। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका स्रोत तो रहा होगा, अर्थात तत्सम के रूप में इसका स्रोत मिलता है तत्सम शब्दों को लेकर। तो इसमें देखेंगे तत्सम शब्द के अंतर्गत जैसे आप संस्कृत वाले शब्द को रखते हैं, जैसे ये शब्द देखिएगा, शब्द है आपका सूर्य, सूर्य है, संस्कृत का शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है? सूरज। क्या होता है? सूरज होता है इसका तत्सम, तद्भव। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, ये जो आपका संस्कृत का शब्द क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। और तद्भव शब्द क्या कहलाता है? तद्भव शब्द हिंदी का शब्द होता है। अब देखेंगे देशज शब्द, देशज शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, देश प्लस ज, देश प्लस ज। ऐसा शब्द जो देश यानी अपने राष्ट्र में जन्म लिया, ज माने जन्म लेना, अर्थात ऐसा शब्द जो अपने देश में ही जन्म लिया उसे कहते हैं देशज शब्द। जैसे आप कहते हैं लाठी, जैसे आप कहते हैं पगड़ी, जैसे आप कहते हैं फटफटिया। ये सारे शब्दों का निर्माण हम स्वयं ही कर लिए, बोली भाषाओं, बोली और भाषाओं का प्रयोग के अंतर्गत जो है, क्षेत्रीय बोलियों के प्रयोग के अंतर्गत हम इन शब्दों का क्या कर लिया है? जन्म दिया। अब विदेश शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, विदेश प्लस ज, अर्थात विदेश, विदेश दूसरा देश, दूसरे देश से जन्म लिए हुए शब्द को क्या कहते हैं? विदेश शब्द कहते हैं। जैसे अरबी के, फारसी के, पाश्तो के, पुर्तगाली के, चीनी के। तो ये सारे शब्द विदेशों से आए और आकर के यहाँ पे आज भी प्रयोग हो रहे हैं, तो उनको कहते हैं विदेश शब्द। संकर शब्द 2 भाषाओं के योग से होता है। संकर का अर्थ ही होता है मिश्रण, अर्थात यहां पर देखेंगे शब्द है जैसे मातृभाषा, मातृभाषा, ये 2 शब्दों से मिलकर मातृ और भाषा। मातृ शब्द संस्कृत का है, संस्कृत का है, और यहाँ भाषा शब्द जो है आपका, ये किसका है? हिंदी का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 भाषाओं के मेल से एक निर्मित शब्द जो बनता है वो कहलाता आपका संकर शब्द। तो प्यारे बच्चों, अब आते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, यौगिक और युग्मरूढ़। तो रूढ़ क्या है? रूढ़ का अर्थ होता है जिसका खंड न हो, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी खंडित न हो सके। जैसे एक शब्द मैं ले रहा हूं, देखिए एक शब्द है घर, ठीक है ना, अगर आपने इसका खंड कर दिया तो कोई अर्थ नहीं दे पाएगा।
घ भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, र भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, अर्थात ये ऋण शब्द है, यानी इसका खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे बच्चों, लिखा है यौगिक, यौगिक, तो देखिएगा ये यौगिक शब्द में क्या होता है कि ये यौगिक यानी दो शब्दों के योग से इसका योग होता है। अर्थात देखेंगे जैसे शब्द होता है पाठशाला, देखेंगे पाठशाला, पाठ पढ़ाई के लिए घर, अर्थात ये पाठ से क्या तात्पर्य होता है, पढ़ाई का भाव होता है, और शाला से क्या अर्थ होता है, घर का अर्थ होता है, और दोनों को मिलाते तो हो जाता है पाठशाला। ऐसे शब्द जिनके खंड हो, दोनों खंडों के अर्थ आए और युग्म रूप में रहे, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। योग शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जो योगुक्त तो होता है, योग होकर जुड़ता है, लेकिन वो ऋण है, यानी उसको फिर खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे शब्द है, देखिएगा एक शब्द है आपका वीणा, पाणी शब्द है, तो वीणा पाणी दो शब्दों से मिलकर तो बना। वीणा कहते हैं वाद्य यंत्र होता है, पाणी हाथ होता है, दोनों का जब योग करेंगे तो इसका अर्थ एक विशेष आ जाएगा। जैसे सरस्वती, वीणा है हाथ में जिसके अर्थात सरस्वती, तो ये तीसरा अर्थ आ गया। अब तीसरे अर्थ का ऋण नहीं हो सकता, योग तो होगा लेकिन ऋण होगा वो, अर्थात ये खंडित नहीं हो सकता, सरस्वती का खंड नहीं होगा। अर्थात ऐसे शब्द सारे बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं, योग ऋणी शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आते हैं अगले भेद के अंतर्गत। तो अगले भेद में आता है आपका रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्द के भेद। रूप प्रयोग व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और एक अविकारी शब्द। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन या बदलाव, अविकार का अर्थ होता है अ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन, जिसका परिवर्तन न हो, इसको अव्यय भी कहते हैं। जैसे देखेंगे अ माने नहीं, व्यय माने खर्च, जिसका कुछ भी खर्च ना हो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो यहां देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा आती है, सर्वनाम आता है, क्रिया आता है, विशेषण आता है। हम बदलाव करके भी दिखा रहे हैं। संज्ञा के रूप में अगर हम शब्द ले रहे देखिएगा यहाँ पर लड़कियां, लड़के, जैसे हमने लिया लड़के, लड़के का एक वचन लड़का होगा, सॉरी देखिएगा ये लड़का ही शब्द मैं ले रहा हूं। यहां पर देखिए इसका लिंग परिवर्तन करिए तो लिंग में ये लड़की हो जाएगा। देखिए परिवर्तन विकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकार का अर्थ परिवर्तन से लिया गया। अर्थात सर्वनाम शब्द लेता हूं, जैसे मैं का मुझे होता है, मुझसे होता है, देखिए वचन में परिवर्तन हो रहा है। क्रिया के रूप में देखिए जैसे करता है, करती है, खाता है, खाती है, जाता है, जाती है, देखिए परिवर्तन हो रहा है। विशेषण के रूप में देखिए जैसे अच्छा है, अच्छी है, भला है, बुरा है, बुरी है, देखिए ये सारे शब्द आ रहे हैं, अर्थात इसमें परिवर्तन हो जा रहे हैं, विकार हो रहा है। इन सब में क्या हो रहा है, विकार हो रहा है। आगे इन सब की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। जैसे संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद है, कुल 5 भेद हैं। सर्वनाम के कितने, 6 भेद हैं। क्रिया कर्म के आधार पर ये जो है 2 भागों बांटी जाती है, प्रयोग के आधार पर जैसे सकर्मक और अकर्मक, और रचना के आधार पर इसके 8 भेद बताए गए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनकी व्याख्या अगले चैप्टर में इनकी भी व्याख्या हम कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्थान भी खाली नहीं है कि इसका व्याख्या कर दिया जाए, आगे हम कर देंगे। आगे देखते हैं अव्यय क्या, अविकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे ही क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन धीरे धीरे चलता है, देखिए ये शब्द है धीरे धीरे, तेज तेज, अधिक अधिक, कम कम, ये सारे शब्द यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब इनका लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होगा, एकदम रूबहू ऐसे ही प्रयोग कर लिए जाते हैं। उसी प्रकार संबंध बोधक अव्यय संबंध बताने का कार्य करता है। जैसे और शब्द है सीता और गीता, और एवं तथा, ये सारे शब्द हैं। जैसे कहेंगे सीता और गीता तो मोहन और सोहन, अर्थात और में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। समुच्चय बोधक अव्यय वाक्यांश को ही जोड़ लेते हैं, यानी एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय कराता है। जैसे किंतु लेकिन परंतु, जैसा जैसा या वैसा, ऐसे शब्द सारे आते हैं। जैसा वैसा जो सो, ये सब क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, तो देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है।
किंतु लेकिन परंतु बल्कि भी इसके अंतर्गत आता है। विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है जहां पर हर्ष, मोद, शोक, घृणा के रूप में विस्मयादि सूचक से लगे शब्द होते हैं, वहां पर होता आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। जैसे कहते हैं, अरे आश्चर्य से आपने कहा, विस्मयादि बोधक लगाया, इसके बाद वाक्य कह दिया, अरे वह पास हो गया। जैसे निपात अव्यय के अंतर्गत अब आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे हैं। जैसे कह सकते हैं घृणा के रूप में, छी इतना गंदा स्थान है। देखिए निपात अव्यय के अंतर्गत आ जाते हैं और आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो निपात अव्यय क्या करता है, शब्द में आकर, वाक्य में आकर के यह शब्द क्या करता है, बल प्रदान कर देता है। जैसे कहते हैं वह भी यह काम कर सकता, मैं भी यह काम कर सकता, अर्थात भी क्या है, निपात अव्यय है। आप अभी तक नहीं है, अभी, अभी तक, तक भी क्या है, निपात अव्यय है। तो प्यारे बच्चों ये अविकारी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में प्रयोग करके आप देख लेंगे। अगला भेद आता है आपका अर्थ के आधार पर 5 भेद बताए गए हैं। जैसे एक अर्थक शब्द जिनके एक ही अर्थ है, जैसे मैं कहा शेर, तो शेर एक प्रकार का क्या है, पशु का घोतक है। जैसे मैं कह रहा हूं पेन, तो पेन क्या है, एक प्रकार का लिखने का सामग्री है। तो एक ही अर्थ हो कहलाता है एक अर्थक शब्द। लेकिन अनेक अर्थक शब्द, एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें कहते हैं अनेक अर्थक शब्द। जैसे आपका आता है सारंग, सारंग के अनेक अर्थ होते हैं। मेढक को कहते हैं, सांप को कहते हैं, बंदर को कहते हैं, हिरण को कहते हैं, पतंग को कहते हैं, हाथी को कहते हैं, घोड़े को कहते हैं। बहुत सारे इसके जो है अनेकार्थक शब्द होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। विपरीतार्थक शब्द विलोम शब्द का लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर ही ये विलोम शब्द बनता है। जैसे छोटा का बड़ा ही होगा, ये नहीं कि छोटा का दीर्घ हो जाएगा, नहीं, लघु का दीर्घ होगा लेकिन छोटा का बड़ा ही होता है। आगे देखिए पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द या समानार्थक शब्द जो होता है वो समान अर्थ देता है। जैसे जल का नीर, तोय, अम्ब, तो यहां पर जल के पर्याय एक ही, यानी पर्यायवाची है अर्थात समान अर्थ देने वाले सभी शब्द हैं, एक ही अर्थ देंगे। जल भी पानी का पर्याय होगा, नीर भी पानी का पर्याय होगा, तोय भी पानी का पर्याय होगा, अम्बु भी पानी का पर्याय होगा। तो एक ही अर्थ, समान अर्थ प्रस्तुत करते हैं, उन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखिए, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां आपका होता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के अंतर्गत आप देखेंगे, जैसे शब्द होता है अली, अली, एक अली का अर्थ होता है भौरा, एक अली का अर्थ होता है सखी। जैसे कहते हैं जरा, जरा, एक जरा का अर्थ होता है तनिक या थोड़ा, एक जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो यहां पर सुनने में तो एक ही जैसा लगता है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होता है, उन्हें कहते हैं समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अगले भेद के अंतर्गत चलते हैं, जो अन्य भेद के अंतर्गत आता है शब्द शक्ति के आधार पर। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, वाचक शब्द को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं, लक्षक शब्द को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं और व्यंजक शब्द को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाचक शब्द शक्ति क्या है, यानी एक सामान्य साधारण वाक्य आते हैं। जैसे आपसे कहा गया यह एक गाय है, तो आप यह पूरी बात समझ पाए कि पालतू जानवर होता है, गाय होती है जिसे पाला जाता है, एक सामान्य घोतक होता है, वो अभिधा शब्द शक्ति होती है। लेकिन लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कहा जाता है मोहन गधा है, तो क्या मोहन गधा है, नहीं, मोहन गधा नहीं है, गधे के लक्षण उसके अंतर्गत है। जैसे कहा जाए मोहन उल्लू है, तो मोहन उल्लू नहीं है, उल्लू के उसमें गुण हैं, गुणों को दर्शा, लक्षण है उसमें, इसलिए इसको लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कहने वाला तो अपने अभिधा के रूप में बातें कहता है, लेकिन व्यंजना सुनने वाला जो होता अर्थ स्पष्ट नहीं वहां पे हो पाता है। जैसे अगर हम कहें समय हो गई, अर्थात आप क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, समय हो गई यानी आपका पढ़ना बंद कर दो। या अगर आपसे कहा जाए संध्या हो गई, तो अर्थ क्या निकालेंगे, आप जिस परिस्थिति में रहेंगे वही अर्थ निकालेंगे। समय हो गई अर्थात अगर गार्जियन आपसे कह रहे हैं तो दिया बाती जला दो, या समय हो गई पढ़ने बैठ जाओ,
तो प्यारे बच्चों, ये होता है वाचक शब्द शक्ति, लक्षक शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। तो व्यंजना शब्द शक्ति बातों को स्पष्ट नहीं करवा पाती है, ठीक ना, कई अर्थ देती है। तो आप बेहतर समझ पाए होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप बेहतर समझ पाए होंगे। आप इसे 1 से 2 बार और देख सकते हैं। बार बार अगर आप देखेंगे तो इसी प्रकार से आप भी इन सभी का व्याख्या आराम से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब प्यारे बच्चों, आप खुद ही मूल्यांकन कर सकते हैं कि व्याकरण की पूरी जान होती है, ये शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें हमने एक ही वीडियो में देने का प्रयास किया है। बाकी इन सभी बातों की चर्चा हम अगले चैप्टर के माध्यम से, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज विदेशज ऋण यौगिक, इनका विस्तार से और भी उदाहरण देकर के संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या होते हैं, भेद कैसे होते, सारी प्रकार की चर्चा करते रहेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करेंगे उससे हमें ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा के माध्यम से हम और भी आपके साथ मेहनत ताकि कर पाए। तो प्यारे बच्चे, लाइक करना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अगर ऐसी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल गुरु ज्ञान आशीष को जरूर सब्सक्राइब करें, जो कि हमारा जो ही हम वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच सके। तो बस आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।